Hello, IGNU students. Welcome back to my channel Mastering Education today. आज हम लोग MEG 07 जो आपका इंडियन इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड है उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करने वाले हैं। मैं इस पीपीटी में मेनली वो सारे टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ जो पिछले 10 साल के पेपर में बहुत बार रिपीट हुए हैं और यूजुअली पेपर में आते हैं। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे हम ये स्टार्ट करते हैं वीडियो। एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग मेरे से नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश लिटरेचर। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर होता क्या है? इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का मतलब होता है वो लिटरेचर जो इंडियन राइटर्स ने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा, लेकिन उसके थीम्स, कल्चर, इमोशन सब इंडियन होते हैं। इसमें पोइट्री, नॉवल, ड्रामा, ऐसे सब कुछ इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे इंडियन राइटर जिन्होंने लिखा इंग्लिश में, लेकिन उसके थीम्स, उसकी टोन, हर चीज जो थी वो इंडियन थी। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू इंडियन लिटरेचर। अभी हमने पढ़ा सिंपल वर्ड्स में लैंग्वेज इंग्लिश है लेकिन सोल इंडियन है। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का मतलब हुआ कि इसमें लैंग्वेज जो लिखने के लिए यूज हुई वो तो इंग्लिश थी, लेकिन इसका जो हार्ट है वो क्या है, वो इंडियन है। ओके, अब हम देखते हैं इसका मीनिंग एंड स्कोप। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का स्कोप काफ़ी वाइड है। इसमें ऐसे वर्क्स आते हैं जो इंडियन लाइफ, इंडियन सोसाइटी, इंडियन प्रॉब्लम्स और इंडियन थिंकिंग को इंग्लिश लैंग्वेज के थॉट थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। ओके, यानी कि इसमें सब कुछ इंडियन के बारे में बताया गया है, लेकिन लैंग्वेज जो यूज़ करी गई वो इंग्लिश यूज़ करी गई। ठीक है, जैसे कि काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, कास्ट सिस्टम, फ्रीडम स्ट्रगल, आइडेंटिटी क्राइसिस। ये सारी थीम्स जो हैं इस लिटरेचर में हमें मिलेगी। ये सारी थीम्स रिलेटेड इंडिया से हैं, लेकिन इनको लिखा गया इंग्लिश में। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसकी कॉलोनियल लेगेसी। ब्रिटिश रूल के टाइम पर इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस हुई। इससे एक नया क्लास बन गया, दैट इज इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस। कुछ इंडियंस थे जिनके पास इंग्लिश एजुकेशन उन्हें मिली और इसलिए वो नए क्लास में आ गए, दैट इज इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस। इन लोगों ने इंग्लिश को सिर्फ जॉब के लिए नहीं बल्कि क्रिएटिव राइटिंग के लिए भी यूज किया। ठीक है, अब हम इसके देखते हैं हिस्टोरिकल फेजेस क्या थे इसके। देखो, एकदम से तो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर नहीं आया है ना, ये डिफरेंट फेजेस से होके हमारे पास अब आया है और अब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आया था अर्ली नेशनलिस्ट पोइट्री। ठीक है, फिर आया सोशल रियलिज्म और आज पोस्ट कॉलोनियल और एक्सपेरिमेंटल राइटिंग जो है हम लोग आज के टाइम पे फॉलो कर रहे हैं। एग्जाम्स में ये जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको सारा समझाया है ये बहुत बार पूछा जाता है और स्पेशली इसमें लॉन्ग आंसर पूछे जाते हैं। तो आपको जब पूछेंगे तो पहले उसका मीनिंग समझाना है, कैसे क्लास नई बनी वो समझाना है, और अब हम क्या फॉलो कर रहे हैं वो समझाना है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं अर्ली इंडियन इंग्लिश पोइट्री पे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो हम काफी सारे पोइट्स की बात करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं हेनरी डेरोजियो। ठीक है, और उनके पाइनियर्स यानी कि उनके फॉलोवर्स। ठीक है, इनका पूरा नाम यहाँ पे देखो दे रखा है, हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। ये इनका पूरा नाम है। आपको पूरा नाम पता होना चाहिए, बाई चांस किसी और नाम से रेफर करके आ जाए तो आपको पता हो। ठीक है, इनको इंग्लिश इंडियन पोइट्री का फर्स्ट मेजर पोइट माना जाता है, इंडियन इंग्लिश पोइट्री। ओके, समझ रहे हो आप कि इंडियन पोइट्री थीम्स वही है लेकिन इंग्लिश में। इनका फर्स्ट मेजर पोइट इन्हें माना जाता है और इनकी लाइफ छोटी थी लेकिन पोइट्री में पैट्रियोटिज्म और इंडिया के लिए प्यार क्लियरली दिखता था। देखो, छोटी सी लाइफ यहाँ पे दिख रहा है। ही वॉज बॉर्न इन 1809 and he died in 1831. That is only like 22 years. So he died very young. Okay? अब इनके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें इनकी पोइट्री में दिखेंगे वो क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। एक तो इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स जैसे शेली और बायरन का बहुत इन्फ्लुएंस दिखता है इनकी पोइट्री में। नेशनलिज्म और फ्रीडम का आइडिया बहुत एक्सप्लेन करा गया है। सोशल रिफॉर्म की बात करी गई है। पर्सनल फीलिंग्स के थ्रू सोशल इश्यूज को एक्सप्रेस करा है इन्होंने अपनी पोइट्री में। ओके, आइडेंटिटी एंड रिफॉर्म पे काफी बात करी है इन्होंने।
अब देखते हैं इसमें और क्या पोइट्स थे। देखो, इस टाइम के पोइट्स इंडियन आइडेंटिटी को समझने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर था। उनकी पोइट्री एजुकेशन, रिफॉर्म और नेशनल अवेकनिंग के लिए लिखी गई थी। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारी इंडियन आइडेंटिटी हमें पता नहीं थी कॉलोनियल टाइम पे कि हम इंडियन हैं, हम ब्रिटिशर्स के अंडर भी हैं। तो उस टाइम पे एजुकेशन, रिफॉर्म और नेशनल अवेकनिंग के लिए जो पोइट्री लिखी गई थी वो इस थीम पे रिवॉल्व करती थी। इस टाइम के कुछ इंपॉर्टेंट पोइट्स हैं डेरोजियो, तोरू दत्त एंड सरोजनी नायडू, ठीक है, जिन्होंने नेशनलिज्म और रोमांटिक इन्फ्लुएंस की थीम पर फोकस करा। ओके, इजी था। इसके बारे में क्वेश्चन काफी और पूछे जाते हैं, तो ये पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं बहुत ही फेमस पोइट, फिलोसोफर एंड नोबल इनको मिला हुआ है प्राइज, इसलिए इनको नोबल लॉरेट कहा जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर। देखो, रविंद्रनाथ टैगोर एक पोइट, फिलोसोफर और नोबेल प्राइज विनर थे। 1913 बहुत फेमस सीन का, तुम्हें याद रहना चाहिए 1913 का। 1930 में उन्होंने नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर जीता था, और वो फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे जिन्होंने ये प्राइज जीता था, ठीक है। ऑल्दो वो बंगाली में लिखते थे, देखो, ऑल्दो वो बंगाली में लिखते थे, लेकिन उन्होंने अपने वर्क्स का इंग्लिश ट्रांसलेशन खुद किया, जिससे इंडियन लिटरेचर वर्ल्ड तक पहुंच पाया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनकी पोइट्री में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, लाइक इनकी पोइट्री में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिलते हैं। सबसे पहले आ जाता है ह्यूमनिज्म। टैगोर इंसान की डिग्निटी और पोटेंशियल पे बिलीव करते थे। वो रिलीजन से ज़्यादा ह्यूमन कनेक्शन पे फोकस करते थे, ठीक है। उन्होंने ह्यूमन कनेक्शंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। फिर हमें उनकी पोइट्री में स्पिरिचुअलिटी बहुत दिखता था। उनकी पोइट्री में डीप स्पिरिचुअलिटी मिलती है, लेकिन लैंग्वेज बहुत सिंपल होती है, इसलिए कॉमन रीडर भी कनेक्ट कर पाता है। यूनिवर्सलिज्म, टैगोर सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए लिखते थे। उनका यही विजन जो है ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचा और उन्हें नोबेल प्राइज मिला। अब हम देखते हैं गीतांजलि का सिग्निफिकेंस। इनमें टैगोर का सबसे ज़्यादा फेमस वर्क गीतांजलि है। इसमें गीतांजलि टैगोर का सबसे फेमस वर्क है, मैंने बताया आपको अभी। इसमें सिंपल लैंग्वेज में गॉड, स्पिरिचुअलिटी, नेचर और ह्यूमन इमोशंस की बात करी गई है, ठीक है। ये आपको पता होने चाहिए। देखो, थीम्स ऑफ लव, डिवोशन, नेचर एंड द सर्च फॉर मीनिंग, इस सब की बात करी गई है इसमें। ये बुक इतनी पावरफुल थी कि इसी के लिए टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था। प्लीज ये याद रखना, ओके। 1913 में मिला था नोबेल प्राइज। बहुत बार क्वेश्चन पूछा रहा था लॉन्ग आंसर में, तो ये आपको पता होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री पर। देखो, इंडिपेंडेंस के बाद पोइट्री का स्टाइल चेंज हो गया था, ठीक है। अब पोइट सिटी लाइफ, पर्सनल आइडेंटिटी, मॉडर्न प्रॉब्लम्स पर लिखने लग गए थे, तभी ये मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री है, ठीक है। मतलब कि आज की प्रॉब्लम्स पे, प्रेजेंट टाइम्स पे। इसमें जो लोग आ जाते हैं, सबसे पहले है निसिम, 1924 से 2004 तक। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री। इनकी पोइट्री अर्बन लाइफ को दिखाती है, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। सिंपल और कॉन्वर्सेशनल टोन में होती है, और आयरनी और ह्यूमर इन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ करा है अपनी पोइट्री में, ठीक है। इनकी पोइट का नाम याद रखना पोएम्स का, एक तो एंटरप्राइज है, एक नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है, द पैट्रियट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू A.K. रामानुजन। बहुत फेमस पोइट है ये भी। देखो, इनका ये जो पोइट है, इंडियन और वेस्टर्न कल्चर के बीच ब्रिज बनाते थे, ठीक है। हमारे एक तो इंडियन कल्चर और जो वेस्टर्न में होता था प्रैक्टिस कल्चर, उसके बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट करते थे, ठीक है। इनकी जो थीम्स थी वो फैमिली रिलेशन, ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी और मिथ और फोकलोर पर बेस्ड थी। फैमिली रिलेशन आप समझ सकते हो क्या बात हो रही है। ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, यानी कि इंडिया में जो ट्रेडिशंस होते थे और मॉडर्निटी जो वेस्टर्न में होते थे, और मिथ और फोकलोर, यानी कि पुराने टाइम की कहानियाँ, मिथ, वो सब। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स है, प्लीज इसका नाम याद रखना। अ रिवर,
ऑफ मदर्स अमंग अदर थिंग्स एंड सेल्फ पोर्ट्रेट। नेक्स्ट आ जाते हैं कमला दास, बहुत फेमस। ये एक बोल्ड और कन्फेशनल पोइट थी, फीमेल पोइट है ये। इनकी जो थीम्स थी वो रिवॉल्व करती थी एक तो फीमेल सेक्सुअलिटी पर, पैट्रियार्कल ऑपरेशन यानी कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के बारे में इन्होंने बहुत बात करा था, और वुमेन के इमोशंस पर ये ओपनली लिखती थी। ठीक है, इनकी फेमस पोएम के नाम यहाँ दे रखे हैं, ये आप लोग पढ़ लेना। ओके, इस पे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं तो याद रखना। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं इंडियन इंग्लिश नॉवल अर्ली फेज। अभी हमने बात करी थी मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री की, अब हम बात कर रहे हैं नॉवल की। देखो 1930s और 1950s का पीरियड इंडियन इंग्लिश नॉवल का फाउंडेशन फेज माना जाता है, यानी कि जब यहाँ से 1930s और 50s के बीच में जो है इंडियन नॉवल का स्टार्ट हुआ था बिल्कुल। ठीक है, इसमें ये तीन जो मैं बताने वाली हूँ, तीन नॉवलिस्ट जो है सबसे इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं ये, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं इनकी थीम्स वगैरह से रिलेटेड, तो आपको पता होने चाहिए। पहले है मुल्क राज आनंद। इनका राइटिंग सोशल रियलिज्म पे बेस्ड था। सोशल रियलिज्म यानी कि जो हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स दिखती हैं हमें, उनके ऊपर इनकी थीम्स मेजरली आ जाती है। एक तो अनटचेबिलिटी पर, पॉवर्टी पर और एक्सप्लॉयटेशन पर। ठीक है, इनके मेजर वर्क्स यहाँ पे दे रखे हैं, अनटचेबल, कूली, टू लीव्स एंड अ बड, ये आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे गांधीयन आइडियल से, यानी कि नॉन वायलेंस, कोऑपरेशन, ट्रुथ, इस सब पे बहुत बेस थी इनकी जितनी भी वर्क्स थे इनके। नेक्स्ट है आर के नारायण। इन्होंने मालगुड़ी नाम का फिक्शनल टाउन क्रिएट किया था। जो भी इनकी नॉवल आप पढ़ोगे ना, उसमें ये बहुत फेमस, उन्होंने एक मिडिल क्लास साउथ इंडियन लाइफ दिखाई थी एक फिक्शनल टाउन क्रिएट करके, यानी कि एक इमेजिनरी दुनिया क्रिएट करके। उस इमेजिनरी दुनिया का नाम क्या था? मालगुड़ी। ठीक है, इनके नॉवेल्स बहुत सिंपल होते थे, फनी होते थे और मिडिल क्लास लाइफ पे बेस्ड होते थे। इनकी जो वर्क्स हैं वो रीजनल बाउंड्रीज को खत्म करते थे, तभी इन्होंने साउथ इंडियन जो थी चीजें वो लिखी थी। फिर है राजा राव। इनकी राइटिंग फिलोसफिकल और एक्सपेरिमेंटल थी। इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को इंडियन स्टाइल में यूज करा था, यानी कि जैसे कि हम बोलते हैं इंडिया में जैसे इंग्लिश बोली जाती है वैसे स्टाइल में। ठीक है, इनके मेजर वर्क्स यहाँ पे दे रखे हैं, कंथापूरा, ये सब आपको पता होने चाहिए। इन्होंने इंडियन इडियम्स का बहुत यूज करा था, यानी कि जो हमारे इडियम्स यूज होते हैं हिंदी में, उनको इंग्लिश में लिख के बहुत ज्यादा यूज करा था इन्होंने अपनी नॉवेल्स में। ओके, वेरी हाई वेटेज एरिया है, एग्जाम में की थीम्स वगैरह पूछी जाती है तो आपको पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट कॉलोनियल नॉवल, यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले, और पोस्ट कॉलोनियल। ओके, 1980s के बाद इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स ग्लोबली फेमस हो गए थे। पहले जब हमने यहाँ पे बात करी सब इंडिया की बात हो रही थी, अब जो नॉवेल्स वगैरह आए वो आउट ऑफ इंडिया यानी कि पूरे ग्लोबल लेवल पे फेमस होने लग गए थे। इसमें जितने भी नॉवेल्स फेमस हुए थे, इन्होंने एड्रेस करे थे इश्यूज जैसे कि पोस्ट कॉलोनियल कंसर्न्स, हिस्टोरिकल ट्रॉमा, क्वेश्चंस ऑफ आइडेंटिटी, इस सब पे बात करी थी इन्होंने। इसमें आपके फेमस जितने भी नॉवलिस्ट आ जाते हैं, पहले हैं सलमान रुश्दी। इनका जो सबसे फेमस काम है वो है मिडनाइट चिल्ड्रन। इसमें ना इंडियन इंग्लिश फिक्शन को रेवोल्यूशनाइज कर दिया था, यानी कि फिक्शन वर्ल्ड पे पहली बार बेस्ड कुछ इंडियन इंग्लिश में नॉवल लिखी गई थी। ओके, इनके इस फीचर, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे इस नॉवल के, मिडनाइट चिल्ड्रन के। इन्होंने मैजिक रियलिज्म पे बात करी थी, यानी कि बहुत फैंटेसी वाली बातें करी थी, बहुत इमेजिनरी, आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली बातें। ठीक है, इन्होंने हिस्ट्री प्लस इमेजिनेशन का यूज करा था और लैंग्वेज बहुत प्लेफुल यूज करते थे ये। ओके, नेक्स्ट है अमिताभ घोष, बहुत फेमस है, बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। इनकी नॉवेल्स हिस्ट्री और माइग्रेशन पर बेस्ड होती थी। इनके जो अगर आप की कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, थीम्स देखो, तो कॉलोनियल हिस्ट्री में बात करी है इन्होंने, एनवायरनमेंट में बहुत बातें करी है, और सबऑल्टर्न वॉइस को इन्होंने काफी हाईलाइट करा है। सबऑल्टर्न वॉइस क्या होती है? अगर मैं एक दलित पर्सपेक्टिव को समझ रही हूँ तो मैं तो दलित नहीं हूं ना, मैं उनका चीजें समझ के लिख रही हूँ, लेकिन जब वो दलित ही खुद के पर्सपेक्टिव पे बेस खुद ही लिखेगा तो वो होते हैं सबऑल्टर्न पर्सपेक्टिव। ओके, नेक्स्ट बहुत फेमस नाम है अरुंधति रॉय। इनकी सबसे फेमस अगर नॉवल है तो वो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स।
इन्होंने बुकर प्राइज भी इसके लिए जीता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इनकी राइटिंग नॉन लीनियर है, यानी कि एक लाइन से स्टोरी नहीं चल रही होती, अलग अलग जगह पे एकदम चल रहा होता है। कास्ट और फॉरबिडन लव को एड्रेस करा इन्होंने अपनी नॉवेल्स में। ओके, बाकी हमने ये सब पढ़ लिए कि ये थीम्स वगैरह क्या बेस थी इनकी। ओके, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं इंडियन इंग्लिश ड्रामा पे। अभी तक हमने पोइट्री कर ली, नॉवल कर ली, अब हम ड्रामा की बात करेंगे। देखो, इसमें सबसे पहले वर्ड आ जाता है गिरीश कर्नाड का। इन्होंने मिथ और हिस्ट्री को मॉडर्न इशू से जोड़ा था, यानी कि हमारी हिस्ट्री को आज के टाइम से जोड़ना। इनके काफ़ी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट प्ले वगैरह वो आपको पता होने चाहिए उनके नाम। पहला है तुगलक, ठीक है, ये होता है हिस्टोरिकल एल्गरी पे कि कैसे पावर का यूज़ होता था। फिर है हयावदना, इनमें आइडेंटिटी की बात करी गई है। और नागा मंडला, इसमें फेमिनिस्ट री इंटरप्रिटेशन करा गया, यानी कि जो पुराने टाइम की कहानियां थी उनको फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम बात करते हैं विजय तेंदुलकर की। इनके जो प्लेज हैं वो हार्श रियलिटी दिखाते थे हमारी सोसाइटी की। इनका मेजर थीम सोशल वायलेंस, जेंडर इनइक्वालिटी, ये सब प्ले दिखाते थे। और इनके इम्पोर्टेंट प्लेस के नाम दे रखे हैं, प्लीज़ ये पढ़कर जाना, ठीक है। तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा प्ले किसके बारे में बात कर रहा है और उसका राइटर कौन है। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं विमेन राइटर्स इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। अभी इनमें से ऑलमोस्ट हमने एक दो की बात कर ली है। कमला दास की बात हमने पहले ही कर ली थी। ये विमेन के डिज़ायर और आइडेंटिटी पर बहुत बोल्ड राइटिंग रखती थी। सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। ओके, नेक्स्ट है अनीता देसाई। इन्होंने साइकोलॉजिकल नॉवेल्स लिखे थे, स्पेशली विमेन के इनर स्ट्रगल्स पर, यानी कि हमारा जैसे सेल्फहुड पर और फैमिली प्रेशर जो हमारे पे होता है विमेन पे, वो सब पे। फिर है अरुंधति रॉय, इनके बारे में भी हमने पढ़ लिया। इन्होंने कास्ट, जेंडर और पॉलिटिक्स को फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों में एड्रेस करा था, ठीक है। कुछ थीम्स वगैरह अगर हम देखें फेमिनिस्ट थीम्स, तो एक तो जेंडर और सेल्फहुड आ जाता है कि विमेन की आइडेंटिटी पर, बॉडी एंड डिज़ायर पे, हमारी सेल्फ इमेज इश्यूज जो होते हैं उस पर, मार्जिनल वुमेन की वॉइस पर, और पैट्रियार्कल क्रिटिक, यानी कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का क्रिटिक। ओके, अब अगर हम बात करें कुछ मेजर थीम्स एंड कंसर्न्स इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि क्या मेजर थीम्स फॉलो होती हैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में। सबसे मेजर जो हमें दिखती है, एक तो है नेशनलिज्म, फ्रीडम स्ट्रगल से लेके पोस्ट इंडिपेंडेंस क्रिटिसिज्म बहुत दिखता है। आइडेंटिटी एंड डायस्पोरा, इंडियन होने का मतलब क्या है, इंडिया में फॉरेन लैंड, कैसे हम फॉरेन ने लैंड ऑक्यूपाई करा, वो सब। नेक्स्ट है ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, ओल्ड वैल्यूज और न्यू आइडियाज के बीच का कॉन्फ्लिक्ट। लैंग्वेज एंड हाइब्रिडिटी, इसमें इंग्लिश को इंडियन स्टाइल में यूज करना, इंडियनाइजेशन ऑफ इंग्लिश कहा जाता है इसे। बाकी यहाँ पे जितने भी एडिशनल थीम है जो हमने ऊपर पढ़ लिए हैं ऑलरेडी, वो दे रखे हैं, आपको पता होने चाहिए। ओके, तो ये था इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का कंप्लीट वन शॉर्ट रिवीजन। अगर आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो बस राइटर्स, वर्क्स और थीम्स को कनेक्ट कर लो, मार्क्स अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। जितने भी मैंने राइटर्स यहाँ पढ़ाए हैं उनके थीम्स आपको क्लियरली पता होने चाहिए, उनकी फेमस नॉवल, पोइट्स, पोइट्री उनकी, ये सब पता होना चाहिए। दैट इज इनफ फॉर द एग्जाम। ओके, मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी इससे रिलेटेड, इसका गेस्ट पेपर और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो उस वीडियो के लिए मिलते हैं। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, प्रिपेयर वेल।